हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं TBL। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल ही में CBSE ने डिक्लेयर करा है। 70 मार्क्स का कुल ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसका सेशन वही 2020-21 है ये, ठीक है। लेटेस्ट है बिल्कुल और रिवाइज सिलेबस पे बेस्ड है, यानी ये मानकर चलिए आप कि जो एग्जाम आएगा, फाइनल एग्जाम जो होगा वो सेम ऐसा ही होगा, इसी पर बेस्ड होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन पेपर है क्या। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आएगा, मेन एग्जाम में भी आएगा, तो सबसे पहले आपको जो है ये सामान्य निर्देश समझने हैं। तो आप मेन मैं कहूँ इस क्वेश्चन पेपर में यही है कि हम इस सामान्य निर्देश को ध्यान में रखकर चले, क्योंकि अब कोरोना काल की वजह से आपका एग्जाम हो रहा है लेट, ठीक है। सिलेबस में भी आपके चेंजेस किए गए, तो इस वजह से जो आपके इंस्ट्रक्शन है वो भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है मेरे भाई। आ रही है बात समझ में? तो बोलो चलिए। हाँ ठीक है। तो अब हम सामान्य निर्देश पढ़ेंगे भाई। तो क्या रहा है इस यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, खंड क, ख और ग, ठीक है भाई। दूसरा, इस प्रश्न पत्र, भाई ये क्या है ये इस प्रश्न पत्र, भाई थोड़ा ना इसकी हिंदी गड़बड़ है, ठीक है। CBSE वालों को लगता है सॉफ्टवेयर की दिक्कत होगी। खैर, मतलब इसका ये है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 29 प्रश्न है। कितने हैं भाई? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय यानी जिसे आप MCQ कहते हैं। MCQ बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। 4 ऑप्शन होते हैं ना, कौन बड़े बनेगा करोड़पति खेलते हो ना आप, वो वाला, ठीक है जी। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक है? 1। अच्छा, इस खंड में से केवल 14 प्रश्न करने हैं। कितने करने हैं? 14। ये नहीं कि एक तरफ से आप जो है 15 करते चले जाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 14 करने हैं। अच्छा जी, यानी जो उत्तर पुस्तिका में केवल सही प्रश्नों का उत्तर ही लिखना है। चलिए जी, खंड 4 कह रहा है, सॉरी चौथा पॉइंट, खंड ख में प्रश्न संख्या 16 और 17 लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये स्रोत और ग्राफ आधारित प्रश्न है, यानी जो पैसेज होते हैं ना और ग्राफ उस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, अभी 16-17 प्रश्न आगे आएगा तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है भाई। अच्छा, कह रहा है प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न लघु व बहुविकल्पीय है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 उप प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 16-17, ठीक है। क्वेश्चन है 2, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी 16 के 4 अंदर 4 बातें पूछी गई होंगी, उसमें से 3 ही बतानी है। कितनी बतानी है? सेम 17 में भी है, उसमें भी आपको 3 ही बताना है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, लेकिन मैं वैसे सारे सॉल्व करता हुआ चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है भाई। 5वां पॉइंट है, कह रहा है खंड ग में प्रश्न संख्या 18 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 80 से 100 शब्दों में देना है, ठीक है। तो यानी वर्ड लिमिट आपकी कितनी हो गई? 80 to 100, 80 से 100। 6.6 में क्या कह रहा है, खंड ग में प्रश्न संख्या 23 और 23 से 27 तक 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय नहीं, जो लॉन्ग आंसर होते हैं ना वो। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में लिखिए। फिर आता है 7वां, क्या कह रहा है? 7वां पॉइंट है, कह रहा है प्रश्न संख्या 28-29 मानचित्र से संबंधित है, जो क्रमशः भौगोलिक विशेषताओं की पहचान करने और स्थान निर्धारण करके नाम लिखने से संबंधित है। यानी सिंपल से मैप, ये जो है मैप वाला आपका क्वेश्चन है और 5 नंबर का है, जैसा हमेशा होता है। कह रहा है दिए गए मानचित्र को भरकर उसे पुस्तिका में नत्थी करें। नत्थी बोले तो उसको उसमें अटैच करना है, ठीक है ना। रूपरेखा मानचित्र को खींचने के लिए टेम्पलेट या स्टेंसिल के प्रयोग की अनुमति है। यानी वो जो स्टेंसिल आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंडिया का और वर्ल्ड का, एग्जाम में दोनों लेके जाने हैं और उसका भरपूर उपयोग करना है, ठीक है ना। स्टेंसिल के पूरे पैसेज आपको इसी 12th क्लास में वसूल करने हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं भाई। कितने हैं खंड? 3 खंडों में विभाजित है, तो पहला खंड शुरू करते हैं। तो पहले खंड का श्री गणेश करते हैं। चलिए, खंड का
पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है या विचार है। पहला, अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना, तो भाई ये नहीं है। ठीक है। मनुष्य का प्रकृति के आदेशों के अनुसार अनुकूलन। ठीक है, देख लेते हैं अभी। कह रहा है संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। पृथ्वी मनुष्य का घर है, तो ये दोनों तो है ही नहीं, ये मैच कर नहीं रहा, तो आंसर क्या है भाई? आंसर क्या है? बी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। ठीक है भाई। पहला कह रहा है 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या तेजी से बढ़ी। दूसरा, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान विश्व व्यापार का विस्तार इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। अच्छा जी। कह रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन गलत है, दोनों कथन सही है एवं कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। तो देखो भाई, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या तेजी से बढ़ी, ये बात सही। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद कह रहा है 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान विश्व व्यापार का विस्तार एक महत्वपूर्ण, तो भाई एक तो है केवल एक सही है, यानी ये वाला पॉइंट, केवल दो सही है, दोनों कथन गलत है, दोनों कथन सही है एवं कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है मेरे भाई। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पर, यानी जो हमारा सेकंड चैप्टर है फर्स्ट बुक का, पेज नंबर 12 पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये लाइन इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो उसमें साफ साफ उसने बोल रखा है कि भाई 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या के लिए जो है मंच तैयार हो गया था। क्यों? क्योंकि विश्व व्यापार में विस्तार हो रहा था। तो हमारा ये दोनों कथन सही है, या ये नीचे वाला सॉरी डी, दोनों कथन सही है एवं कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है तीसरा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप पर सामान्य निम्न लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो भाई पहला है यूरोप। यूरोप हो ही नहीं सकता, आपको पता है यूरोप में बहुत सारे जो है ऐसे हैं जहाँ पर लिंग अनुपात लड़कियों के पक्ष में है और बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, और यहाँ पर है एशिया, तो एशिया पर सही टिक लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न 4 कह रहा है निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी पंचम सेवाओं का उदाहरण है? पहला, अनुसंधान और विकास शामिल लोग। देखो शामिल लोग लिखा है, शामिल लोग आएगा। ठीक है, थोड़ी सी इसकी के में गलतियां हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं है। फिर है उच्चतम स्तर के निर्णय निर्माता तथा नीति निर्माता, पर्यटन और संबंध उद्योग में शामिल लोग, सूचनाओं का उत्पादन तथा संग्रहण। देखो पहला, दूसरा और तीसरा ये नहीं है, इसमें सीधा बी दूसरा आएगा। ठीक है, यानी बी आएगा, ए सी डी गलत है। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न 5 है, कह रहा है कुल पंजीकरण रोजगार तथा कुल राजस्व की दृष्टि से डैश विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। व्यापार, वाणिज्य, संचार, पर्यटन, परिवहन। तो इसमें सही आंसर है परिवहन। नेक्स्ट हम कहेंगे, कह रहा है कॉलम 1 तथा कॉलम 2 से मिलान करके सही जोड़े बनाइए और दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दोस्त इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ना, वो आपका टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई? टाइम। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। अब मुझे बताओ कि आदिकालीन निर्वाह कृषि कहाँ होती है भाई? आदिकालीन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया में होती है, तो यानी चौथे का पहला। ठीक है, क्या हो गया भाई? चौथे का पहला। अच्छा जी, दूसरा, ये उत्तरी अमेरिका में क्या कारखाना कृषि कहाँ देखने को मिलती है हमें? उत्तरी अमेरिका में, पहले का चौथा। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद
यहाँ पर आ जाइए आप, मंगोलिया। मंगोलिया में क्या होता है? चलवासी। क्या होता है भाई? चलवासी पशुचारण देखने को मिलता है। और न्यूजीलैंड में वाणिज्य डेयरी कृषि हमें वहां देखने को मिलती है। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है? एक के साथ चार और चार के साथ एक, ये देखो सीधा यही मैच कर रहा है पहला पॉइंट। कोई दिक्कत है? यानी जो मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ बनाया है वो कहाँ पर सेट हो रहा है? यहाँ पर। ए इसका आंसर। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ये शेफील्ड औद्योगिक नगर बिल्कुल सही है, लंदन पत्तन नगर बिल्कुल सही है, बीजिंग प्रशासनिक नगर, चेन्नई प्रशासनिक नगर है, मत्स्य नगर नहीं है भाई। चेन्नई क्या है? एक प्रशासनिक नगर है। ठीक है, अच्छा जी। हमारे समाज में विकास के अवसरों के वितरण की दृष्टि से निम्नलिखित सभी समूह हाशिए पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पीड़ित है? महिलाओं की आबादी, या अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन कृषि श्रमिक, या गरीब किसान। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम इस आंसर को लिखे कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसे बना। तो चलो मान लेते हैं हम एक बार को महिलाओं की आबादी। अगर मान लेते तो सीधा, यानी हमने पुरुषों को तो अलग ही कर दिया। क्या पुरुष पीड़ित नहीं है? नहीं, पुरुष भी। तो अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जनजाति समाज के केवल एक ही क्षेत्र, ये क्षेत्र विशेष में सब जगह नहीं पाए जाते। ठीक है, या फिर मैं यूं कहूँ सब जगह ज्यादा संख्या में नहीं पाए जाते। तो अब आते हैं गरीब किसान। अरे गरीब किसान की डेफिनेशन क्या है? लेकिन यहां पर साफ साफ भूमिहीन कृषि श्रमिक, यानी भूमिहीन कृषि श्रमिक अनुसूचित जनजाति से भी बिलोंग करते होंगे और उसमें महिलाएं भी आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आंसर सी, आठवें का क्या है भाई? सी, भूमिहीन कृषि श्रमिक। अरे आ रही है बात समझ में? हाँ भाई। तो बोलो चलिए। चलिए। ठीक है, तो अब है 9 क्या कह रहा है? राज्यों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह भूजल के सबसे बड़े भूभाग का उपयोग करता है? यार ये भी बताना पड़ेगा क्या? जिंदा बी आंसर है। क्या है भाई? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु सबसे ज्यादा यूज करते हैं भूजल का। ठीक है भाई, अच्छा जी। नेक्स्ट आता है 10वां। कह रहा है भारत का सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र डैश पर स्थित है? दामोदर घाटी। किधर है भाई? दामोदर घाटी में है ये। अच्छा जी। उसके बाद वैसे कावेरी घाटी ये सब नहीं है, ये सब बाद में आते हैं। सबसे ज्यादा हमारा दामोदर घाटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रश्न। कह रहा है भारत में लौह अयस्क की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है एशिया में भारत के पास लौह अयस्क का विशालतम भंडार है। देखो दोस्त यहीं पे गलत है। एशिया में सबसे ज्यादा किसके पास है? चाइना के पास। ठीक है, तो हमारा यही कह रहा है। कौन सा कथन है सही नहीं है, सत्य नहीं है? अरे बस देखो कहीं ऐसा नहीं तुमने देखना अरे ये कथन नीचे वाला तो सही है, नीचे वाला लगा दिया। दोस्त आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से तफसील से पढ़ना है। ठीक है, चले नेक्स्ट पेज पे। चलिए जी, तो भाई नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं? तो भाई दिल्ली हैदराबाद तो है नहीं। ठीक है, चेन्नई कोलकाता भी नहीं है क्योंकि आपको पता है ये महानगर है। ठीक है, ये उस अलग वजह से हैं। पुदुचेरी गोवा ये पर्यटन नगर में आते हैं भाई। ठीक है ना, तो ये भी नहीं है, ये गोवा वगैरह पता है ना। अब आता है पाटलिपुत्र और मदुरै। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। पाटलिपुत्र पुराना आज का क्या है? पटना। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है 13वां प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो भाई सांस वाली बीमारियां तो है, रक्त संचार, हेपेटाइटिस। इसमें आता है तंत्रिका। तंत्र कहाँ होता है? ब्रेन खोपड़ी में। ठीक है ना, चलिए जी। अब आ गया 14वां 15वां प्रश्न। भाई इसमें छोटा सा पैसेज, चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित पैराग्राफ पढ़ें और विचार करें तथा तदनुसार दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। पहला कह रहा है क्या है भाई? ये कह रहा है सुबलक्ष्मी तमिलनाडु के तट से मछुआरे समुदाय से संबंधित है। खतरनाक सुनामी में उसके 2 बच्चों को छोड़कर परिवार के सभी सदस्य को बहा दिया। जब से वह चेन्नई की एक झुग्गी बस्ती में रहती है और अपने बच्चों को पाल पोस रही है। वह चेन्नई में घरेलू नौकर के तौर पर काम करती है और उसके बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी भी उसे उसकी जगह याद आती है, लेकिन वह अब वापस नहीं जाएगी। वह अभी भी सुनामी के विशाल लहरों से डरती है। अब उसे अपने बच्चों की रक्षा करनी है।
सुबह लक्ष्मी को गांव से चेन्नई प्रवास के निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? भाई वो तो अगर मैं पॉइंट नहीं भी बताऊंगा तो आप बता दो। क्यों भाई? सुनामी। सुनामी क्या था? प्राकृतिक आपदा है। तो भाई देखते हैं यहाँ पे सीधा है, प्राकृतिक आपदा का डर, गाँव में रोजगार के अवसरों की कमी, बच्चों की परवरिश और शिक्षा की समस्या, खराब स्वास्थ्य। तो भाई इसमें सही आंसर हमारा प्राकृतिक आपदा, ए। ठीक है भाई, प्राकृतिक आपदा का डर। दूसरा, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात के मामले में निम्न में से कौन सा राज्य चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है? पंजाब राजस्थान, ओडिशा छत्तीसगढ़, हरियाणा दिल्ली और पंजाब उत्तर प्रदेश। तो मेरे भाई इसका सही आंसर है हरियाणा और दिल्ली। ठीक है भाई, नेक्स्ट एक और पैसेज आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ये सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, यानी ये सेक्शन बी यानी खंड का के बाद क्या आता है भाई? खा। ये खा है। ठीक है, सीबीएसई पता नहीं थोड़ा सा छोटी छोटी मिस्टेक का ध्यान पता नहीं क्यों नहीं रखती, या फिर यूँ हो सकता है प्रैक्टिस पेपर है तो शायद इसलिए ऐसे निकाल दिया होगा। कोई नहीं, चलिए जी। कह रहा है ट्रॉन्डहाइम शहर क्या है पता नहीं। सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम, महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है, नहीं मतलब लाइट देखने को नहीं मिलती, जैसे आजकल हमारा मौसम हो रहा है ना, उस टाइप का। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों में उसके पास विशेष टायर हैं। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर हैं और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय कृत्रिम रूप से एक आरामदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहां पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फसलें जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। यह नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम अपना मनपसंद टीवी सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। तो ये पैसेज है, ठीक है, जिसमें दिखाया गया है एक महिला की जिंदगी कैसी है, दिनचर्या कैसी है, जहां पर मौसम प्रतिकूल है। कैसा है? प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी वहां पर वो एक अनुकूल जीवन जी रही। ठीक है भाई, कह रहा है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है उपरोक्त दिए गए में से निम्नलिखित में से किस अवधारणा का आभास हो रहा है? मानव का प्रकृतिकरण, नवनिश्चयवाद, प्रकृति का मानवीकरण या स्थानिक संगठन। तो भाई यहां पर प्रकृति जो है नवनिश्चयवाद है। क्या है भाई? नवनिश्चयवाद। ठीक है, ताकि यहां पर प्रकृति को समझकर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीजों को अपने अनुसार चला रहे हैं, प्रकृति को समझकर ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है ट्रॉन्डहाइम में सर्दियों में उष्णकटिबंधीय फलों और अन्य सुविधाओं की पहुंच के लिए निम्नलिखित कारक में से कौन सा महत्वपूर्ण है? हालांकि यह बहुत ठंडा है और आसमान में महीनों तक अंधेरा रहता है। अच्छा, आसमान। उन्नत प्रौद्योगिकी विकास, उन्नत कृषि, इन फसलों की प्राप्ति के लिए कैरी की इच्छा शक्ति, वहां की सरकार। तो सिंपल सी बात है, ए आंसर इसका क्या है? उन्नत प्रौद्योगिकी के पास। जब यानी टेक्नोलॉजी हाई है तो इस वजह से चाहे आसमान में अंधेरा हो, लाइट हो, कुछ भी हो, हम तुरंत जो है अपनी वायुयान उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट,
तीसरा प्रश्न कह रहा है विश्वविद्यालय के परिसर में जहाँ कैरी काम करती है वहाँ विशाल कांच के गुंबद के नीचे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? यह उनकी ठंडी हवाओं से रक्षा करता है, विश्वविद्यालय का तापमान नियंत्रित करता है, यह सर्दियों में बर्फ को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तो भाई ये सी सही है, या उपरोक्त में सभी? उपरोक्त सभी नहीं भाई, ठीक है। हवाओं से बचाने के लिए ठीक है, लेकिन यह हमें पैसेज में दिया नहीं गया। और तापमान जो है कांच से नियंत्रित नहीं होता, जब बल्कि वो मदद करता है लेकिन कांच से नियंत्रित नहीं होता, वो होता है एयर कंडीशन, बाकी या फिर दूसरे हीटर वगैरह होते हैं उनकी मदद से। चलिए जी, नेक्स्ट है उपरोक्त में से दिए गए स्रोत द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थिति का भली भांति वर्णन किया गया है? ट्रॉन्डहाइम में जमा देने वाली ठंड, या तापमान को नियंत्रित करने के लिए कांच के विशाल ग्लास गुंबद का ट्रॉन्डहाइम के लिए महत्व, प्रकृति के सामने मानव की सीमाएं, या चौथा कठिन वातावरण के साथ मानव के अपने प्रयासों द्वारा अनुकूल। तो ये डी है भाई, कठिन वातावरण के साथ मानव के अपने प्रयासों द्वारा अनुकूल। नेक्स्ट आता है 17वां। देखिए ये जो है चित्र है, एक फिगर दे रखी है, तो आप देख रहे होंगे, इसमें अपने आप ही पता चल रहा है ये राजस्थान का एरिया है, राजस्थान गुजरात का, ठीक है। गुजरात नहीं है, राजस्थान वगैरह है इसमें। तो सिंपल सी बात है, हरियाणा वगैरह देख रहे हैं आप। तो ये किसका है? ये इंदिरा गांधी कैनाल का है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, ठीक है। हिंदी में इंदिरा गांधी नहरी जो योजना है उसके बारे में कह रहा है। अब इसके लिए हमें प्रश्न पूछ रहा है, तो भाई देखो यहाँ पर दे रखा है साफ, 3 नंबर का है। कितने का है? 3 नंबर, एक 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 का। तो हमें कितने आंसर देने हैं? 3। देखो पीछे भी मैंने बताया था 3, वैसे क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? 4 में से आपको 3 करने हैं, ठीक है। हालांकि मैं चारों बता रहा हूँ, आगे भी मैं आपको चारों ही बताऊंगा, लेकिन आपको करने कितने हैं एग्जाम में या फिर क्वेश्चन पेपर में? 3 ही करने। चलिए जी देख लेते हैं। कह रहा है इंदिरा गांधी नहर का स्रोत कहाँ स्थित है? पहला, राजस्थान के राणा प्रताप सागर बांध, नहीं भाई। पंजाब का हरीके बैराज, तो हाँ भाई ये सही है। नौरोजी बांध में भी नहीं है, राजस्थान के कोटा बैराज में भी नहीं है। ये जो है हरीके पंजाब के एरिया जो है वहां से लाया जाता है राजस्थान तक, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे सीधा लाइन भी है, यहाँ से पूरा लाया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कह रहा है चरण 1 के प्रत्येक नीचे बहाव तथा नीचे उत्थापक नहर तंत्र के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले किसी एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो भाई ऊपर वाला ये हमारा शायद ए गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर नहीं है भाई, गंगानगर और जैसलमेर भी नहीं है, मतलब ये दोनों हैं, ठीक है। ये दोनों हैं जो इसमें सबसे पहले लाभान्वित हुए थे चरण 1 में। तीसरा प्रश्न कह रहा है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण निम्नलिखित सकारात्मक प्रभावों में से कौन सा देखा जाता है? दोस्त ये जो इंदिरा गांधी नहर कमान योजना के अपने सकारात्मक प्रभाव भी है, नकारात्मक प्रभाव भी है, ठीक है। बहुत सारा पानी लेके आया तो उसके कुछ पॉजिटिव भी हुए, कुछ नेगेटिव भी हुए, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका आंसर है हमारा हाँ पहला है जल भराव और फसलों की गहनता, नहीं ये नहीं है। मिट्टी की लवणता, ये भी नहीं है, ठीक है। खेती के क्षेत्र और पशुधन उत्पादन में वृद्धि, हाँ दोस्त ये सही है। जल भराव और पशुधन, ये भी नहीं सी सही है हमारा इसका, ठीक है। तीसरे का 17वें के तीसरे का सी। चलिए जी नेक्स्ट 4th पे चल रहे हैं। कह रहे हैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के चरण 1 में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो भाई फसलों की व्यापक सिंचाई, यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। आंसर ए, ठीक है। चारागाह का विकास नहीं है, सुरक्षात्मक ये भी नहीं है, ये सब नहीं, ठीक है। वृक्षारोपण वगैरह नहीं है इसमें, ये लिखा था क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम पाया जाता था ना, इसीलिए वहाँ से पंजाब से कैनाल खींच के लाई गई ताकि यहाँ पर जो है फसलों को उगाया जा सके, किसानों को जो है सुविधा दी जा सके। अब है हमारा सेक्शन सी, यानी तीसरा जो खंड बता रहा था ना, खंड क, ख और ग, यानी हमारा खंड ग है। आ रही है बात समझ में? तो अब यहाँ पर हमारे सीधे प्रश्न उत्तर आ गए हैं, ठीक है। अब हम प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। कह रहा है प्रश्न 18, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कोई 3 उचित उदाहरण देकर कथन। तो भाई ये जो प्रश्न है अब हम इसका उत्तर देखेंगे, ये हमारी नोटबुक है, ठीक है। ये प्रश्न हमने लिख लिया, अब सीधा हम उत्तर देखेंगे। कह रहा है
प्रकृति का क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी अगर हमें अपनी प्रौद्योगिकी को विकसित करना है तो उसके लिए जो है हमें प्रकृति की नॉलेज होनी चाहिए, नेचर की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते। इस बात को हमें जो है 3 एग्जाम्पल के द्वारा जो है बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि मैंने आंसर्स देखो ये हमारे ज़्यादा लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपके स्कूल में असाइनमेंट मिला हुआ है तो, या फिर आपको ज़रूरी हो तो इसमें 3 ही करें। ये हमारे नोट्स है, इसमें एडवांस लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप जैसे 5 याद कर लें, और एग्जाम में होता है ना कभी कभी हम एक आध भूल जाते हैं, तो कम से कम 3 तो याद रहें। तो ये हमारी अपनी स्ट्रैटेजी होती है याद कर रखने की, बच्चों को पढ़ाने की। तो आप इसमें से 3 ही करें। ठीक है, आपको पूरे 5 नहीं लिखने। ठीक है, आपकी वर्ड लिमिट भी बंधी हुई है। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी पढ़ते हैं। पहला क्या है, कह रहा है प्रौद्योगिकी किसी भी समाज की सांस्कृतिक विकास के लिए स्तर का सूचक होती है। हाँ भाई, सूचक होती है। तो मानव प्रकृति के नियमों को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है, जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की। यानी देखो, पहले हमें क्या घर्षण व ऊष्मा की समझ हुई, तभी तो हमने आग की खोज कर पाई। आ रही है ना बात समझ में? चलिए तीसरा पॉइंट कह रहा है डीएनए तथा अनुवांशिकी के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता करी। ठीक है, और देखो आज हम इसी की मदद से जो है कोरोना की वैक्सीन भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हमारा वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए हैं। ठीक है, जब तक हमें हवा की नॉलेज नहीं होगी, हवा कैसे बहती है किधर से किधर को, ठीक है, तो हम कैसे कर पाएंगे। चलिए जी, 5th पॉइंट क्या कह रहा है, प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पश्चिमी देशों और एशियाई देशों में लिंगानुपात में ग्रामीण और नगरीय भिन्नताओं की तुलना उपयुक्त उदाहरण देकर कीजिए। ठीक है भाई, तो हमें क्या बताना है इसमें कि पश्चिमी और एशियाई, यानी पश्चिम के जो यूरोप हो गए और नॉर्थ अमेरिका हो गया उसमें, और एशियाई यानी भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल, जो ये जिम्बाब्वे वगैरह, इन सब की जो है, इन सब में क्या भिन्नता है, किसको लेकर, लिंग अनुपात को लेकर। यानी नगरों में कैसा है इन दोनों में, और ग्रामीणों में कैसा है। ठीक है, तो अब हम उसको समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए जी, ये रहा हमारा आंसर, हमने लिख रखा है आपके लिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो देखनी है और आपको सीधा आंसर लिखना है। चलिए जी, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। तो भाई आंसर है पश्चिमी देश जैसे पश्चिमी देश जैसे कनाडा व फिनलैंड जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि एशियाई देशों में नेपाल, जिम्बाब्वे जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या लाइन है, नेक्स्ट लाइन है कह रहा है पश्चिमी देश कनाडा व जिम्बाब्वे जैसे विकसित देशों में नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है, जबकि एशियाई देशों में नेपाल व जिम्बाब्वे जैसे विकासशील देशों की स्थिति विपरीत है। यहाँ नगरों में पुरुषों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। तीसरा लाइन क्या है, तीसरा कह रहा है विकसित देशों में रोजगार की अधिक संभावनाओं के चलते नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियां गांवों से प्रवास कर आ बसती हैं, इसलिए महिलाओं की संख्या नगरों में अधिक है। चौथा पॉइंट है भाई, कह रहा है विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य मशीनीकृत, भारी व पुरुष प्रधान है, इसलिए पुरुषों की शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या इन देशों में अधिक पाई जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट 20वां प्रश्न जो हमारा है, ये आप देखेंगे एक छोटा सा फिगर बना रखा है। ठीक है, तो ये आप बस्ती का प्रतिरूप है, क्या है भाई, ये बस्ती का प्रतिरूप हमें दिखाया गया है। एक वीडियो बनाई थी हमने जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया था, ये कौन सा आपको पता ही होगा, ये वृत्ताकार प्रतिरूप है। तो ये चित्र दे रखा है, प्रश्न कह रहे नीचे दिखाई गई ग्रामीण बस्ती की पहचान कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ABC 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है मानव बस्ती का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है दर्शाई गई ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप बताइए। तीसरा है इस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के विकास के लिए आदर्श स्थान कौन से। ठीक है भाई, तो इधर हमारे तीनों लिख रखे हैं भाई प्रश्न, और तीनों का हमने इधर आंसर भी लिख रखा है। कह रहा है बस्ती से अभिप्राय उस मानव अधिवास से है जिसमें एक से अधिक मकान होते हैं और जहां लोग सारा कार्य एक निर्मित क्षेत्र के भीतर ही करते हैं। ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती। ठीक है जी, थोड़ा बड़ा लिख दिया है पर कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है, पूछा था हमसे, क्या पूछा था इसने, ये कौन सा प्रतिरूप है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं दर्शाए गए बस्ती का प्रतिरूप बताइए। तो यहाँ पर है वृत्ताकार प्रतिरूप। क्या है भाई ये वृत्ताकार प्रतिरूप, देख के ही पता चल रहा है, साफ गोला बना हुआ है इसमें। कह रहा है इस प्रतिरूप के गांव झीलों व तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों तरफ बस्ती बस जाने से होता है। इस प्रकार की बस्तियां, वही सेम पॉइंट दोबारा हम लिखेंगे, आदर्श स्थान है। इस प्रकार के प्रतिरूप गांव की झीलों व तालाबों आदि के चारों तरफ बस्ती बस जाने से होती है। ठीक है, ये आप पूरा देख लेंगे, लिख लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका का वर्णन करो। तो भाई भारत में कृषि में सिंचाई की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पर बारिश रेगुलर है नहीं, मानसून की अनिश्चितता होती है। तो उन्हीं चीज़ों को हम पॉइंट्स में यहाँ पर लिखकर समझेंगे। आंसर है हमारा, कह रहा है भारत में सिंचाई की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित। पहला, वर्षा की अनिश्चितता, यानी उसका कोई निश्चित नहीं है वो, ठीक है ना, कब होगी कहाँ होगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना बारिश का। ठीक है, अभी देखिए कितना बारिश का मौसम है, इतना होता है क्या, नहीं होता ना इस टाइम, लेकिन हो रहा है। खैर, कह रहा है वर्षा की अनिश्चितता, भारत में वर्षा की मात्रा और समय अनिश्चित है। मानसूनी वर्षा कभी निश्चित समय से पहले शुरू होती है और कभी निश्चित समय से पहले खत्म हो जाती है। कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। अतः मानसूनी वर्षा की इस अनिश्चितता के कारण अच्छी उपज लेने के लिए सिंचाई आवश्यक है। तो भाई ये है हमारी सिंचाई की भूमिका। आ रही है बात समझ में, तो बोलो चलिए। नेक्स्ट है वर्षा का असमान वितरण। भारत में वर्षा का औसत लगभग 118 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका क्षेत्रीय वितरण बहुत असमान है। चेरापूंजी मासिनराम में वर्षा में 1200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख में प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बहुत कम हो रही है। अतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी फसल के लिए सिंचाई आवश्यक है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है वर्षा का असमान वितरण। भारत में 80% वर्षा जून से सितंबर तक केवल 4 महीने ही होती है। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान ऊंचे रहते हैं, अतः सूखे के शेष 4 महीनों में सिंचाई की सुविधाएं जुटाना आवश्यक हो जाता है। यानी सिंचाई, भाई जितने टाइम बारिश होगी उतना टाइम तो ठीक है, बाकी टाइम तो हमें फसल करने के लिए सिंचाई की जरूरत है ना, पानी की जरूरत है। चलिए जी, नेक्स्ट आ रहा है जनसंख्या वृद्धि। भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। जनसंख्या के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करने के लिए सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है, कुछ फसलों को अधिक जल चाहिए, जैसे चावल, गन्ना, जूट तथा सब्जियां, जो कुछ अंतराल पर नियमित रूप से जल चाहिए होता है। इन सब में पानी की आवश्यकता ज़्यादा चाहिए। ऐसी फसलों के लिए पानी की आपूर्ति सिंचाई द्वारा ही संभव है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा चलते हैं 22वां क्वेश्चन। भाई 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है भारत में जनसंख्या का असमान वितरण जनसंख्या तथा भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक कार्यों के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रकट करता है। किन्हीं 3 उपयुक्त उदाहरणों द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे, ठीक है भाई, और हमें दिखाएंगे। नहीं होगा तो फिर हम तो बताएंगे, ठीक है ना। इसको आपको खुद करना है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे।
नेक्स्ट है हमारा 23वां प्रश्न, कह रहा है प्रवास के किन्हीं 5 पर्यावरणीय परिणामों की व्याख्या कीजिए। यानी प्रवास की वजह से क्या परिणाम हो रहे हैं पर्यावरण को लेकर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, कह रहा है गांव से नगरों की ओर प्रवास के कारण नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है भाई, चाहे आप किसी भी शहर को ले लीजिए, वहां पर अलग अलग शहरों से अलग अलग गांवों से जो है लोग आकर बसते हैं। इस वजह से किसी पर्टिकुलर शहर में क्या होता है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भीड़ भाड़ हो जाती है वहां पर। ठीक है, चलिए जी, कह रहा है कि भौतिक और सामाजिक ढांचे सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है तथा बढ़ती जनसंख्या के सामने यह कम पड़ने लगते हैं। यानी अब भाई किसी शहर की या किसी जगह की लिमिटेड कैपेसिटी तो है। ठीक है भाई, सड़कों पर जाम बराबर लग जाता है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या है ज्यादा, गाड़ियां हैं ज्यादा, लोग हैं ज्यादा, लेकिन सड़क है कम चौड़ी। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से बस एक एग्जाम्पल था, ऐसे संसाधन कम पड़ने लगते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है नगरीय बस्तियों की नियोजित व अनियोजित व अनियंत्रित वृद्धि होने से जगह जगह मलिन बस्तियां, यानी जो गंदी बस्तियां होती है ना, बस जाती हैं। उदाहरण के लिए मुंबई की धारावी बस्ती। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण होने लगता है जिसके कारण भूजल स्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण, गंदे जल का निपटान व ठोस कचरे का प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती। ठीक है, अच्छा जी, नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट से अधिक निर्माण कार्य होने के कारण नगरीय क्षेत्रों का आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक तापमान हो जाता है, जिससे नगर ऊष्मा टापू हीट आइलैंड बन जाते हैं। दोस्त क्या होता है ना, ये हीट आइलैंड बन जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर, मकान बहुत पास पास होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं वो निकल नहीं पाती है ढंग से, वहीं फंसी रह जाती है, तो इस वजह से। अच्छा जी, अब आते हैं प्रश्न 24 पर। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि नहीं 5 बिंदुओं के आधार पर गुच्छित तथा अर्धगुच्छित बस्तियों में के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान है यार। चलिए, कह रहा है कि गुच्छित और अर्धगुच्छित बस्तियों में अंतर। चलिए जी, गुच्छित बस्तियां पहले समझिए। कह रहा है ये बस्तियां प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे और बाढ़ आदि से सुरक्षित स्थानों पर बसी होती हैं। यह बस्तियां एक स्थान पर संकेंद्रित होती है। इनमें सभी मकान एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं। यह बस्तियां सुरक्षा के कारणों से बुंदेलखंड, नागालैंड में तथा जल के भराव के कारण राजस्थान में यह बस्तियां मिलती हैं। ठीक है, मतलब ये कहाँ कहाँ मिलती है ये बताएगा ये। इन बस्तियों में रहने वालों को सुख दुख और एक दूसरे की सहायता मिलती है, मतलब काफी ये सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बात करें हम अर्धगुच्छित बस्तियों की, अंतर है ना भाई, अब हमने इसको बता दिया, अब हम इसको बताएंगे। ठीक है, कह रहा है अर्धगुच्छित बस्तियों में मकान एक दूसरे से, अर्धगुच्छित बस्ती कह रहा है अर्धगुच्छित बस्तियों में मकान एक दूसरे से अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही बस्ती में होते हैं। यह बस्ती अनेक समूहों में बटी होती है। जमीन के मालिक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति गांव के मध्य में रहते हैं और गांव का एक ही नाम होता है। ठीक है, फिर आता है चौथा पॉइंट, कह रहा है अर्धगुच्छित बस्तियों में अलग अलग समूहों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। अर्धगुच्छित बस्ती, इस तरह की बस्तियां गुजरात एवं राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मिश्रित कृषि किस प्रकार डेयरी कृषि से भिन्न है? कोई 5 अंतर देकर स्पष्ट कीजिए, अथवा कोई 5 अंतर बताकर चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्त इसमें हम इस वाले को करेंगे। ठीक है, चलिए जी, कोई नहीं, हमारे पास अभी ये वाला अवेलेबल है, हम इसी को पढ़ देते हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत इजी हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो दोनों ही आप कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, हम इसको देखते हैं पहले। 25वां कह रहा है मिश्रित कृषि किस प्रकार डेयरी कृषि से भिन्न है? कोई 5 अंतर। ठीक है, तो भाई ये रहा आंसर। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने पिछले करा था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो भाई पहले हमारा मिश्रित कृषि आता है। कह रहा है मिश्रित कृषि में फसल उगाने तथा पशुपालन पर बराबर बल दिया जाता है। इस कृषि में खाद्यान्न
चारे वाली व नगदी तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती है। मिश्रित कृषि महानगरों के समीप की जाती है। इस कृषि में बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक हैं। पांचवा पॉइंट हमारा, इस कृषि का प्रचलन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका व दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट आता है हमारा डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में पशुपालन पर अधिक बल दिया जाता है, यानी इसमें केवल पशुओं पर बल दिया जाता है, दूध वगैरह आदि पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस कृषि में चारे की फसलें प्रमुख होती है व खाद्यान्न थोड़ा बहुत उगाया जाता है। डेयरी कृषि महानगरों के समीप उन स्थानों पर की जाती है जहां जलवायु अपेक्षाकृत आर्द्र होती है। इस कृषि का प्रचलन यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है हमारा 26वां, कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के संबंध में समता और सतत पोषणीयता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। चलिए जी, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उसके जीवन में सुधार लाना है। यह व्यक्ति के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। फिर भाई इसने क्या कहा था, समता और सतत पोषणीयता, दोनों को समझ लेते हैं हम। समता, कह रहे समता का आश्रय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। फिर आता है सतत पोषणीयता। कह रहा है निर्वहन का अर्थ अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधन का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करेगा। ठीक है मेरे भाई, ये भी आंसर हो गया हमारा 26वां। अब हम 27वें पर जाएंगे। 27वां क्या कह रहा है, अगला है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को भौगोलिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो भाई ये रहा हमारा आंसर। कह रहे जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है भाई। अब हम इसके कारक देखेंगे। तो पहला कारक है उच्च आवास। कह रहे जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं। पर्वत व पठारी या घने वर्षा वाले भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए भारत में उत्तरी मैदान घना बसा है, जबकि उत्तर पर्वतीय भाग तथा उत्तर पूर्वी वर्षा वाले भागों में जनसंख्या घनत्व कम है। नेक्स्ट आता है जलवायु। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। थार मरुस्थल में गर्म जलवायु और पठारी भागों व हिमालय के ठंडे क्षेत्र सम जलवायु वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम घने बसे हैं। यानी जलवायु जहां पर अनुकूल होगी वहां जनसंख्या अधिक होगी, जहां प्रतिकूल होगी वहां जनसंख्या कम होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मृदा। मृदा में क्या है कि भाई मृदा कृषि को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कृषि अच्छी होने के कारण इसलिए यह भाग अधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है जल। जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता बसावट को आकर्षित करती है। वह अधिक घने बसे होते हैं, जैसे सतलुज, गंगा का मैदान, तटीय मैदान आदि। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा 28वां क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, जो है इसको हम कंप्यूटर पे करेंगे। ठीक है ना, डिजिटल मैप की सहायता से। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।